हम देखेंगे एक कंपनी जिसे बैक्टीरिया से प्यार है। फर्क पता लगाएंगे टॉर्टेलिनी और कैपेलेटी के बीच। इसके अलावा हम देखेंगे एक बेहद मॉडर्न फैक्ट्री जहां सब कुछ किया जाता है पुराने तरीके से। लेकिन पहले निवाले के आकार का नमकीन स्नैक जिसकी लज्जत होती है लाजवाब। छोटे साइज लेकिन फ्लेवर से भरपूर इस चीज का नाम है मैंज़नीला ऑलिव्स और ये आपकी मार्टीनी में 4 चांद लगा सकते हैं। लेकिन ये ऑलिव्स पेड़ से बोतल तक कैसे पहुंचते हैं? जवाब जानने के लिए चलते हैं यूनिको। ये फैक्ट्री 1950 के दशक से मैंज़नीला ऑलिव्स को इंपोर्ट करती आई है। ऑलिव के पेड़ 6000 साल से उगाए जाते रहे हैं और यूनिको सिर्फ बेहतरीन ऑलिव्स का ही इस्तेमाल करती है। अब ऑलिव्स साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका में भी मिलते हैं। ये तो अब कैलिफोर्निया, यहाँ तक कि उत्तर में रूस तक में पाए जाते हैं। लेकिन हम अपने ऑलिव्स स्पेन से मंगाते हैं। स्पेन का ऑलिव से वैसा ही नाता है जैसा कनाडा का मेपल सिरप से। स्पेन में 25 लाख हेक्टेयर में ऑलिव के पेड़ लगे हैं और इसे दुनिया की ऑलिव राजधानी कहा जा सकता है। यूनिको जिन मैंज़नीला ऑलिव्स का इस्तेमाल करती है उन्हें दक्षिणी स्पेन के सेवल प्रोविंस में उगाया जाता है जो एंडालुसिया इलाके में स्थित है। इस इलाके में इस देश के 77% ऑलिव यानी हर साल 42 लाख ऑलिव पैदा होते हैं। इस इलाके की मिट्टी में भरपूर क्ले और चौक है। साथ ही यहाँ दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं, जो इस फल के विकास के लिए बेहतरीन अवस्थाएं हैं। मैंज़नीला ऑलिव्स को इनके पूरा पकने से पहले पतझड़ के महीनों में तोड़ लिया जाता है। ये ऑलिव अपनी किस्म की वजह से हरे नहीं है, बल्कि इन्हें तोड़ा ही कच्चा जाता है। एक उपकरण पेड़ को हिलाकर उन ऑलिव्स को इकट्ठा कर लेता है जो डालियों से गिर जाते हैं। बाकी को हाथ से तोड़ लिया जाता है। इस अवस्था में ऑलिव का स्वाद कड़वा होता है। कड़वा स्वाद इसमें मौजूद एक कुदरती तत्व ओलियोरोपिन की वजह से होता है। ऑलिव्स को मदर ब्राइन में क्योर किया जाता है। इससे ये कंपाउंड और इसका कड़वा स्वाद ऑलिव्स में से निकल जाता है। मदर ब्राइन ज्यादातर जार्स में मिलने वाले नमकीन तरल से कहीं ज्यादा नमकीन होता है। ऑलिव्स इस ब्राइन में जितने ज्यादा समय तक रहेंगे, ये उतने ही कम कड़वे होंगे। क्योरिंग के बाद अब ऑलिव्स के बीच वाले जाने पहचाने लाल हिस्से का इंतजाम किया जाता है। इसे अंजाम देता है पिमेंटो। स्पेनिश भाषा में पेपर को पिमेंटो कहते हैं। मीठी रेड पेपर सैवरी ऑलिव का बैलेंस बहुत बढ़िया बना देती है। कई दशक पहले महिलाएं लाल शिमला मिर्च के टुकड़े काटकर ऑलिव्स में हाथ से भरा करती थीं, लेकिन अब तो ये काम हाई स्पीड मशीनों के जरिए किया जाता है। करीब 247 किलो वजनी ब्राइन वाले ऑलिव ड्रम्स में भर दिए जाते हैं और ऐसे 5000 ड्रम्स हर हफ्ते कनाडा स्थित यूनिको में भेज दिए जाते हैं, यानी करीब 12,37,500 लीटर ब्राइन वाले ऑलिव्स। जैसे ही ऑलिव्स के ड्रम्स यूनिको फैक्ट्री में पहुंचते हैं, उन्हें खोलकर जांच लिया जाता है। यूनिको की अपनी एक लैब है। हमारे सभी प्रोडक्ट्स को बिक्री के लिए रिलीज करने से पहले टेस्ट किया जाता है। इस दौरान हम ये सुनिश्चित करने पर काफी समय लगाते हैं कि जो कच्चा माल आ रहा है वो हमारी सभी शर्तों को पूरा करता है। सॉल्ट और पीएच लेवल्स की तरफ भी काफी ध्यान दिया जाता है। ये ऑलिव्स के स्वाद और सुरक्षित होने को दर्शाते हैं। पीएच लेवल का इस्तेमाल एसिडिटी की जांच के लिए किया जाता है। 0 सबसे ज्यादा एसिडिक होता है और 14 सबसे कम। ग्रीन ऑलिव्स के लिए सबसे अच्छा पीएच लेवल होता है 4.6। जो ऑलिव्स पास कर दिए जाते हैं वो धोने के बाद एलिवेटर के जरिए एक और इंस्पेक्शन एरिया में जाते हैं। हर ऑलिव क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट्स की कड़ी जांच का सामना करता है। वो साइज की शर्त को पूरा करने के लिए उन ऑलिव्स पर नजर रखते हैं जिनमें खामियां हो सकती हैं। ऑलिव्स को आखिरी बार धोया जाता है और फिर जार्स को फिलिंग मशीन में लोड कर दिया जाता है। ये लाइन 1 मिनट में 100 जार्स को प्रोसेस कर देती है और ऐसा जरूरी भी है क्योंकि यूनिको कनाडा में बिकने वाला नंबर 1 ब्रांड है। तेजी से गिरते ऑलिव्स धीमी गति से आगे बढ़ते जार्स को पूरा भर देते हैं। इसके बाद जार्स आगे बढ़ते हैं और इनमें यूनिको ब्राइन भरा जाता है। ये ब्राइन भी खारा होता है, लेकिन इसका स्वाद उस मदर ब्राइन से कहीं ज्यादा बेहतर होता है जिसमें इन्हें पहले पैक किया गया था। ये मशीन फालतू ब्राइन को निकाल देती है। इसके बाद जार्स कैपिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। ये काम इस तरह किया जाता है कि सफाई और ताजगी बरकरार रहे। पैकिंग की प्रक्रिया के दौरान भाप का इस्तेमाल किया जाता है। इससे जार पर कैप लगाने से पहले माहौल एकदम साफ सुथरा रहता है। ठंडा होने के बाद इससे जार में वैक्यूम बन जाता है और सील खूब टाइट हो जाती है।
जार आगे बढ़ते जाते हैं और अब भी इन पर क्वालिटी एश्योरेंस टीम की नजर है, क्योंकि मशीनें भी गलतियां कर सकती हैं। जिन जार्स का ये सफर पूरा हो जाता है वो यूनिको के नाम वाला लेबल लगाने के लायक हो जाते हैं। इन जार्स को 12 की तादाद में ट्रेज में पैक किया जाता है। इन ट्रेज को उन खास मशीनों पर लोड किया जाता है जो इन जार्स को प्लास्टिक रैप करने के लिए बनी है। फिर इन्हें डिलीवरी के लिए स्टोरेज में भेज दिया जाता है। चाहे किसी पिज्जा पर बेक किया जाए या ये मार्टिनी में मौजूद हो या इन्हें सीधा ही खाया जाए, यूनिको के मैंज़नीला ऑलिव्स का जाना पहचाना फ्लेवर नई पीढ़ी को खूब भाता है। ये है इटालियन क्लासिक फ्रेश डोई पास्ता शेल्स जो भरे हैं आपके पसंदीदा मीट या चीज से। ये है टॉर्टेलिनी यानी ऑथेंटिक इटालियन ओरिजिनल। क्वींस पास्ता में 100 से भी ज्यादा किस्म के फ्रेश पास्तास के साथ फ्रेश टॉर्टेलिनी भी बनाई जाती है। इटली के क्वींस पास्ता की कमान सैल के हाथों में है। पास्ता से जुड़ी जानकारी और लगाव उन्हें अपने परिवार की मातृभूमि कोसेंजा से मिला है, जो दक्षिणी इटली में है। मेरा नाम है साल्वाटोरे कोफोने और मैं हूँ क्वींस पास्ता का प्रेसिडेंट। हम किसी भी तरह का फ्लेवर बना सकते हैं। आप जैसा पास्ता सोच सकते हैं हम उससे बना सकते हैं। हम हैरत अंगेज हैं। और अगर आप बेहतरीन फ्लेवर चाहते हैं तो सैल के मुताबिक पास्ता ताज़ा होना चाहिए। ताज़े पास्ता में ज्यादा फ्लेवर होता है, ये ज्यादा तेजी से बनता है। हम इसे बढ़िया बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं। ये फैक्ट्री एक दिन में 1000 किलो से ज्यादा टॉर्टेलिनी बनाती है, जो किसी रेस्टोरेंट में 12,000 प्लेट्स के लिए काफी होता है। 30 किलो आटा, 200 अंडे, 10 लीटर पानी और 30 किलो सूजी को मिलाकर डो का एक बैच बनाया जाता है। ये सूजी होती है दुरुम गेहूं के मोटे टुकड़े। इसे हर तरह के पास्ता नूडल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे ये ताजे हों या सूखे। डो को 20 मिनट रखना होता है। इससे आटा पानी को जज्ब कर लेता है और ग्लूटेन डेवलप हो जाता है। ग्लूटेन की वजह से ही डो लचीला बन पाता है और इसी के कारण उबालने के दौरान पास्ता टूटकर बिखरता नहीं है, बल्कि आपस में जुड़ा रहता है। इस 20 मिनट की अवधि के दौरान टॉर्टेलिनी की फिलिंग बनाने की जरूरत होती है। ये 4 क्लासिक इटालियन चीजेस रिकॉटा, पार्मेजान, रोमानो और मोज़रेला का मिश्रण होती है। फ्लेवर्स को और शानदार बनाने के लिए इसमें थोड़ा नमक, मिर्च और पार्सले डाला जाता है और लीजिए ये तैयार है। शीटिंग प्रोसेस के दौरान डो को कमजोर बनाने वाले एयर बबल्स निकल जाते हैं और डो को एक सी कंसिस्टेंसी मिलती है। अब डो को रोलर्स पर लपेटा जाता है। हर रोलर पर 18 मीटर लंबा डो होता है। आज ऐसे 18 रोल बनाए जाएंगे, यानी 720 मीटर लंबा पास्ता। रोलर्स को टॉर्टेलिनी मशीन पर लोड किया जाता है और यहाँ पर फिलिंग भी भरी जाती है और उसके बाद मशीनें खुद ब खुद काम करती हैं। पलक झपकते ही इसके बीच वाले हिस्से में 5 ग्राम चीज फिलिंग को इंजेक्ट कर दिया जाता है। टॉर्टेलिनी बनाने के लिए पास्ता डो को भी फौरन ही उसके चारों तरफ लपेट दिया जाता है। टॉर्टेलिनी मशीन को इटली से इंपोर्ट किया गया है। ये बहुत ही खास है क्योंकि जिस तरह का शेप हम बनाते हैं वैसा और कोई नहीं बनाता। ये कैपेलेटी से अलग तरह का होता है। लोग कैपेलेटी बनाते हैं और उन्हें ही टॉर्टेलिनी कहते हैं, लेकिन टॉर्टेलिनी तो मूल रूप से इटली का होता है। कैपेलेटी पास्ता का मतलब है लिटिल हैट और इसकी शुरुआत मोडीना, इटली से हुई। ये टॉर्टेलिनी से काफी मिलता जुलता है, लेकिन इसकी वैसी कॉम्प्लेक्स रिंग शेप नहीं होती जैसी सिर्फ ये मशीन बना सकती है। कहा जाता है कि टॉर्टेलिनी को बोलोनिया, इटली में बनाया गया था। इसके शेप की प्रेरणा प्रेम की देवी वीनस की नाभि से मिली थी। जब पास्ता के आखिरी बैच की स्टफिंग और कटिंग भी हो जाती है तो टॉर्टेलिनी को ब्लास्ट फ्रीजर में भेजा जाता है ताकि उसकी ताजगी बनी रहे। इसे -35 डिग्री सेल्सियस पर 7 मिनट तक रखा जाता है।
पास्ता की पैकिंग, लेबलिंग और कोडिंग की जाती है। इन्हें बॉक्सेस में हाथ से पैक किया जाता है और फिर इन्हें दोबारा फ्रीजर में रख दिया जाता है, जहां ये बॉक्सेस डिलीवरी का इंतजार करते हैं। पारंपरिक तौर पर तो इसे क्रिसमस पर सर्व किया जाता है, लेकिन क्वींस पास्ता का टॉर्टेलिनी पूरे साल उपलब्ध रहता है। इसे सॉस या ऑलिव ऑयल या हर्ब्स के साथ सर्व किया जाता है और आप इसे दोबारा जरूर खाना चाहेंगे। पंपकिन सीड से ढका हुआ और क्रैनबेरी से लबरेज। स्टोन मिल बेक हाउस एक हफ्ते में 1.5 लाख ब्रेड बेस्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन करता है। आज पेश है क्रैनबेरी पंपकिन सीड बैगेटीनी। इस परिवार में हाई क्वालिटी ब्रेड्स बनाने का जुनून कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। स्टोन मिल बेक हाउस की स्थापना सन 1985 में बोरिंगर्स, गस्टाव और ग्राफरीड ने की थी। उन्होंने पुराने तरीके से ब्रेड बनाने पर फोकस किया। उनकी कामयाबी का राज ये है कि वो अपनी तमाम ब्रेड्स पुराने और धीमी तरीके से बनाते हैं और उनमें बढ़िया चीजें डालते हैं। हम स्टोन मिल बेक हाउस में ऑर्गेनिक चीजें ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे कई प्रोडक्ट्स सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हैं, जिसका मतलब है कि इनमें डालने वाली 95% से ज्यादा चीजें सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हैं। हम साबुत अनाज, साबुत राय, साबुत गेहूं का काफी इस्तेमाल करते हैं और जहां तक मुमकिन हो पाता है हम इन सभी चीजों को स्थानीय स्रोतों से ही हासिल करते हैं। बैगेटीनी बैगेट का छोटा रूप है और स्टोन मिल की क्रैनबेरी पंपकिन सीड बैगेटीनी में आम व्हाइट ब्रेड स्टिक के मुकाबले काफी कुछ ज्यादा होता है। अलग अलग तरह का 40 मीट्रिक टन आटा। इस डो के लिए हर हफ्ते गेहूं, स्पेल्ट और राई का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बारी आती है साबुत और पिसे हुए अलसी के बीजों की। इससे ब्रेड को एक मेवेदार स्वाद मिलता है और ये दिल के लिए जरूरी ओमेगा 3 तत्वों से भरपूर है। डो में सबसे आखिर में पानी और खमीर मिलाया जाता है। अब इसे रात भर फर्मेंट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगले दिन डो को हल्का सा मीठा बनाने के लिए रेजिन कॉन्सेंट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है और रिफाइंड शुगर नहीं डाली जाती। सनफ्लावर सीड से आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है और इससे टेक्सचर और फ्लेवर भी बढ़ता है। हर चीज को आपस में एकजुट करने के लिए इस डो को एक बार और गूंधा जाता है। सबसे आखिर में मिलाई जाती है सूखी हुई क्रैनबेरीज। इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये रंग के साथ साथ हल्की सी मिठास और खटास भी देते हैं। मिक्सिंग के बाद डो को 30 मिनट छोड़ना होता है। इस दौरान डो के अंदर मौजूद चीजों को उससे मिलने और फ्लेवर तैयार करने का समय मिलता है। हम शुरू से आखिर तक बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड प्रोसेस की मदद नहीं ले सकते। मोल्डिंग से पहले हमें डो को रेस्ट देना पड़ता है और यही पुराने ढंग से ब्रेड बनाने का तरीका है। इस 30 मिनट के बाद डो का इस्तेमाल बहुत धीमी रफ्तार से शुरू होता है। इन मशीनों के पीछे आइडिया है एक तनाव मुक्त प्रोसेस को अपनाना। हम इस काम को जितना धीमे धीमे करेंगे ये उतना ही बढ़िया बनेगा। एक रिबन कटर डो को 2 शीट्स में काटता है। एक लेजर गाइडेड गिलोटीन उनके और टुकड़े करता है। इसके बाद चेन्स के बीच में से गुजरने पर डो के रोल बनते हैं। सॉसेज जैसे इनके लंबे शेप के अंदर आटे और बैगेटीनी को दाखिल कराया जाता है। इन पर पानी छिड़का जाता है ताकि लाइन के आखिर में मौजूद कद्दू के बीज इन पर चिपक जाएं। अवन तक पहुंचने से पहले इन्हें प्रूफिंग की जरूरत पड़ती है, जिससे फर्मेंटेशन का समय मिल जाता है। यीस्ट की वजह से डो फैलता है। इसमें 6 घंटे का समय लगता है। प्रूफिंग का काम गर्म या ठंडे माहौल में किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि इस ब्रेड का बेस एक सावरडो है, इसलिए इसकी प्रूफिंग ठंडे माहौल में की जाती है। इसमें और भी ज्यादा समय लगता है, लेकिन इससे डो के फ्लेवर्स और ज्यादा बारीक हो जाते हैं। 6 घंटे बाद बैगेटीनीज फैल चुकी हैं। अब बैगेटीनीज की स्कोरिंग हाथ से की जाती है। अवन में ब्रेड किस तरह फैलेगी, इस बात को इस तरह नियंत्रित किया जा सकता है। माहिर बेकर्स जिस तरह ये काम अंजाम देते हैं, उसी के कारण इसे आर्टिजन ब्रेड कहा जाता है।
स्कोर की जा चुकी बैगेटीनी के बोर्ड्स को कन्वेयर पर रख दिया जाता है और डो को बेकिंग के लिए भट्टी में भेज दिया जाता है। गर्मी सीधी पत्थर से डो तक पहुंचती है। इससे इसकी ऊपरी परत कुरकुरी बनती है और इसकी नमी फौरन ही उसके अंदर सील हो जाती है। 280 डिग्री सेल्सियस तापमान पर डायरेक्ट हीट ब्रेड को ज्यादा तेजी से पकाकर समय की बचत करती है। इससे अवन 30% कम एनर्जी का इस्तेमाल करती है। हम सोलर, विंड और लो इम्पैक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारी यहाँ इस्तेमाल होने वाली बिजली अपना कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं छोड़ती। और अगर आप हर घंटे 1300 ब्रेड बना रहे हो तो बिजली बचाना वाकई जरूरी हो जाता है। जैसे कि हाथ से बनने वाली किसी भी चीज से होता है, बैच में 1 या 2 पीस खराब हो ही जाते हैं तो उन्हें अलग कर दिया जाता है। वीजे बीच बीच में बैगेटीनी का वजन करते रहते हैं ताकि कस्टमर को एक सा ही प्रोडक्ट मिले। इन्हें हाथ से बहुत आहिस्ता से एक बॉक्स में रखा जाता है। इसमें रखी जाने वाली तादाद ऑर्डर पर निर्भर करती है। इसके बाद बैगेटीनी ब्रेड के बॉक्सेस को एक बहुत बड़े फ्रीजर में रखा जाता है और आपके घर में आपके लिए कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाएगी फ्रेश टोस्टी बैगेटीनीज। फ्रूटी, क्रीमी और आपके लिए बहुत बढ़िया। डैनोन आम लोगों के लिए 15 सालों से अपने प्रोबायोटिक ड्रिंकेबल योगर्ट पेश करते आ रहे हैं। प्रोबायोटिक शब्द का मतलब है जीवन के लिए। इस शब्द की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी और न्यूट्रिशन के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल और ज्यादा परिष्कृत होता गया। इसे फ्रांस के वैज्ञानिकों की एक टीम ने डेवलप किया था और डैन एक्टिव की हर बोतल में 10 अरब प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें कहते हैं एल्कासाई डिफेंसेस। अपने सभी प्रोडक्ट्स के लिए इस डैनोन प्लांट में हर 45 मिनट में हफ्ते में 6 दिन दूध की डिलीवरी आती रहती है और ये काम रात में भी जारी रहता है। हर ट्रक में 3,50,000 लीटर दूध होता है। 24 घंटे में डैनोन के पास 1 करोड़ 10 लाख लीटर दूध आता है और इस सारे दूध की जांच क्वालिटी और सेफ्टी के लिए की जाती है। इस दूध के कई टेस्ट किए जाते हैं और इनमें तापमान और गंध की भी जांच होती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दूध स्टैंडर्ड के मुताबिक ही है। अगर ट्रक में मौजूद दूध सही नहीं होता तो उसे लौटा दिया जाता है। जो दूध सही निकलता है उसे दूध और क्रीम में अलग अलग कर लिया जाता है। ऐसा फैट कंटेंट को एक समान बनाए रखने के लिए किया जाता है। 1 घंटे में 30,000 लीटर दूध को इस प्रक्रिया से गुजारा जाता है। फिर दूध और क्रीम को सही मात्रा में दोबारा मिलाकर होमोजेनाइज किया जाता है ताकि सेपरेशन ना हो। इसे झटपट पास्चराइज किया जाता है। ये 12 सेकंड तक 95 डिग्री पर रहता है। दूध के ठंडा होने के बाद इससे योगर्ट बनाने का समय है और उसके लिए इसमें फर्मेंट्स डालने पड़ते हैं। योगर्ट को जो योगर्ट बनाते हैं वो है फर्मेंट्स। फर्मेंट्स दरअसल जिंदा बैक्टीरिया होते हैं जो योगर्ट के पोषक तत्वों को खाते हैं और लैक्टिक एसिड बनाते हैं। इसके कारण ही दूध से एक गाढ़ा तरल या योगर्ट बन जाता है। दूध और फर्मेंट्स की मुलाकात 4 से 12 घंटे तक होती रहती है और बीच बीच में जांच भी चलती रहती है। जब इस तरल का गाढ़ापन सही हो जाता है तो इस प्रक्रिया को रोककर योगर्ट को ठंडा किया जाता है। अब इसमें प्रोबायोटिक कल्चर को मिलाया जाता है। ये जरूरी है कि फर्मेंट्स का काम खत्म हो जाने के बाद ये चरण आए, वरना ये सभी एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के खिलाफ काम करना शुरू कर सकते हैं। योगर्ट और इसके 10 अरब फ्रेंडली बैक्टीरिया अब पैकिंग के लिए तैयार हैं। अब इसमें फल का टेस्ट आ जाए तो और भी बढ़िया। फलों को 6 मिनट तक पानी और नेचुरल फ्लेवर्स के साथ 95 डिग्री सेल्सियस पर पकाया जाता है। इसके नतीजे में बनता है एक टेस्टी जैम जिसका मेल योगर्ट के साथ बहुत बढ़िया रहता है। इस टैंक में 800 किलो जैम आता है और इसे प्रोडक्शन लाइन से सीधे जोड़ा गया है। डैनोन के अन्य बहुत से प्रोडक्ट्स के विपरीत डैन एक्टिव कंटेनर को फैक्ट्री में आने से पहले ही बना दिया जाता है। ये एक प्री फॉर्म प्रोडक्शन लाइन है जिसका मतलब है कि हमें जो बॉटल्स मिलेंगी वो पहले ही कहीं और बन चुकी होंगी। मशीन 1 घंटे में 50,000 तक बॉटल्स बना सकती हैं। बॉटल में योगर्ट और जैम को डालते वक्त पहली बार उन्हें मिक्स करने की जरूरत होगी। पूरी तरह ऑटोमेटेड ये लाइन सील करेगी और लेबल लगाएगी। योगर्ट डालने के बाद बॉटल को सील कर दिया जाता है।
सील होने के बाद जब ये मशीन से बाहर आती है तो इसकी सील टेस्ट की जाती है, तारीख प्रिंट की जाती है और फिर इसकी स्लीविंग होती है। हमने फैक्ट्री में एक स्लीवर लगाने का फैसला किया। ये मशीन काफ़ी पेचीदा है और इसे बहुत तेज़ होना चाहिए। इसकी 2 साइड्स हैं। हर साइड से 1 घंटे में 25,000 बॉटल्स की स्लीविंग होती है। आंखों से आप स्लीविंग का ये काम नहीं देख सकते। सैकड़ों बॉटल्स को लाया जाता है और एक बार में 8 के चारों तरफ कार्टन बनाए जाते हैं। हर कार्टन को उठाकर एक बॉक्स में रखा जाता है और एक कन्वेयर पर चलने के दौरान इसमें बॉटल रखी जाती है। ये सारा काम रोबोटिक आर्म्स करती हैं। इनका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है और ग्रोसरी स्टोर तक पहुंचने तक इनका तापमान इतना ही रहेगा। लेकिन ये अभी फिलहाल शेल्फ्स में नहीं पहुंचेंगी। इस स्टॉक को 24 घंटे तक अलग रखा जाएगा। हो सकता है इस बैच में किसी गड़बड़ी का पता चले। जी हाँ, बिल्कुल। डैनोन हर चरण में क्वालिटी और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रोडक्ट की जांच करती है। अगर कोई गड़बड़ होती है तो शिपमेंट को रोका जा सकता है। आसानी से मिलने वाली खाने की चीजें शायद ही सेहतमंद होती हों, लेकिन एक क्विक हेल्दी स्नैक के तौर पर ये ड्रिंकेबल योगर्ट एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है।